अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाते खानज़ादा को ईसा की कॉल आई तो वो चौंक गया। ईसा, सब ठीक है ना? वो फिक्र भरे लहजे में बोला। नखरे करते रियाज को थपक कर सुलाती प्रिहान के भी कान खड़े हुए। कुछ ठीक नहीं, मेरी बीवी पर आप लोग कब्जा जमा चुके हैं। वो मेरे बगैर सो कैसे गई? वहाँ मुलाजिम समझा हुआ है क्या मुझे? जब ज़रूरत पड़ी मेरे हवाले कर दिया, जब जी चाहा वापस ले लिया। ईसा गम से भरा चीख रहा था। खानज़ादा ने सुकून से सब सुना और मुस्कुराहट दबाई। तुम्हारी बीवी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। प्रिहान ने उससे पूछा कि उसे अकेला रूम चाहिए या मोरे गुल के पास सोएगी। वो तुम्हारा कह देती तो वहीं भेज देते। खानज़ादा ने भी जल्दी पर तेल छिड़का। प्रिहान सारी बात समझकर धीरे से हंसने लगी। माँ को हंसता देख रियाज उससे ज़्यादा ज़ोरों शोर से खिलखिलाने लगा। टांगे चलाता पुरजोश हुआ। अच्छा नहीं कर रहे आप लोग? उस घुन्नी बिल्ली से तो मैं खुद पूछ लूँगा। नींद नहीं आ रही मुझे। अल्लाह हिसाब लेगा मेरी बेचैनी का आपसे। माफ़ नहीं करूँगा आप लोगों को। ईसा भन्नाया हुआ बोलता चला गया। खानज़ादा हंसने लगा। शायद ज़िंदगी में पहली बार ईसा ऐसा बेचैन और रोने वाला हो रहा था। पागल लड़के, बात तो सुनो। दावर लाला के साथ रुखसती कर देंगे, सब्र तो करो ना यार। खानज़ादा ने उसे बहलाया, प्यार से मनाया, जैसे बच्चे को चमकारा जा रहा हो। क्या? यानी अगले महीने? मुझे मेरी बिल्ली पहली फुर्सत में वापस चाहिए, वरना वापस भाग जाऊंगा उसे लेकर। या फिर आप भी प्रिहान भाभी को अगले माह तक मोरे गुल के पास भेजें, बस। मज़ीद कोई बात नहीं। वो जला भुना बोलता चला गया था। उसने कुछ कहना चाहा मगर वो कॉल कट कर गया। खानज़ादा तो उसकी बेताबी पर हैरान रह गया। चेहरे पर गहरी मुस्कान ठहर गई। वहाँ रियाज पूरे बेड पर यहाँ वहाँ खिसकता प्रिहान को थिका रहा था। जैसे जैसे बड़ा हो रहा था नाक को चने चबवाता था। रात को सोने में इतनी देर कर देता कि प्रिहान थक कर पहले ही सो जाती। खानज़ादा ने उस छोटे जिन को पकड़कर काबू किया और अपने सीने पर लिटाकर थपकने लगा। तब कहीं जाकर वो बातें करता करता सोया था। मनाल बहुत रूठ सी हो गई है। एक बार बात हुई तो पता चला वो तो हम तीनों को एक ही तराजू में तोलने लगी है। उसके किसी कज़न से उसकी शादी तय हो गई है। वो कज़न पॉलिटिक्स में, यहीं दादा की हवेली में रहेगी। सुना है बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज है वो कज़न, और मनाल से काफ़ी बड़ा भी। इस सब का इल्ज़ाम वो प्रिहान को देती है। रीमा नागवारी से बता रही थी। गोद में रियाज को थपक कर सुलाती प्रिहान ने सर झटका, जैसे परवाह ही ना हो। उसे जाने दो, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। उसे बस खानज़ादा हदीर चाहिए था। वो नहीं मिला तो अब दुनिया का हर बंदा बुरा है उसके लिए। मेरा लापरवाही से बोलती बादाम खा रही थी। पूर्वान से कुछ फासले पर बैठी खामोशी से सुन रही थी। अकीका से एक रोज पहले ही रीमा हवेली आ गई थी। मेरहा को भी गुलजान ने बुलवा लिया और अब वो दोस्तें रात को बैठी इकट्ठी बातें कर रही थी। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, दुआ है वो खुश रहे। पूर्वा, नींद आ रही है तो सो जाओ, प्रिहान ने बेनियाजी से कहा और जमाइयाँ लेती पूर्वा को टोका। ईसा जी इतना गुस्सा करते हैं मुझ पर। मुझे मोरे ने दूध दिया तब भी इतना डांट दिया कि मैं हर वक्त दूध पीती रहती हूँ। वो सना का बताते हुए रूहान सी हुई थी। नींद तो आ रही थी मगर ये फिक्र सोने नहीं दे रही थी। प्रिहान हंसी। ईसा का मिजाज वैसे भी आजकल बहुत बिगड़ा हुआ था। वो पूरी हवेली वाले जानते थे कि वजह क्या है। वो एक एक से खामखा लड़ रहा था। सुनो, ये तुम्हारे ईसा जी कुछ देर पहले पिछले बाग में सर्दी में टहलते किसी आयरा से बात कर रहे थे। काफ़ी हंस हंस कर वो भी। देखो कहीं लड़का हाथ से ना निकल जाए। रीमा ने कुछ याद आने पर पूर्वा को बताया। वो जल्दी से उठकर बैठी, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तुम इस सर्दी में पिछले बाग में क्यों गई? मिरहा ने अबरू उचकाकर उससे पूछा। वो मैं यार, मेरा पिछले दिनों एक हैंडसम से खान साहब से टकराव हो गया था। मैंने उन साहब को यहाँ हवेली में देखा। मैं तो बस इस खोज में वहाँ निकल गई, रीमा ने एतमाद बहाल करते हुए कहा। प्रिहान और मिरहा एक दूसरे को देखने लगी। क्या मामला है, जल्दी से बताओ। और कौन से खान साहब को देख लिया? पीछे बाग में गए क्या वो? प्रिहान उसके पास खिसक कर राजदारी से पूछने लगी। यार बड़ा शानदार बंदा है कसम से। हाँ, वो पिछली तरफ एक रूम में जा रहा था। उफ, दिल लूट लिया उसने तो। रीमा भी उसके कान में घुसकर तफसील बता रही थी। पूर्वा तो अभी तक अपने ईसा पर अटकी थी। वेट, पिछली साइड, वो जो बिल्कुल अलग सा रूम है, अदब खान भाई का है वो तो। तुम कहाँ मिली उनसे? प्रिहान चौंक गई। रीमा ने मॉल के सामने वाला सारा वाकया बता दिया। मिरहा और प्रिहान की आंखें चमकी। तो मतलब वो हदीर का मुलाजिम है? इतना शानदार बंदा? उसकी पर्सनालिटी तो मुलाजिम वाली लग ही नहीं रही थी। प्रिहान के तारुफ देने पर रीमा सदमे में घिर गई। हैरत ही हैरत थी। वो तो कोई सरदार सा लगता था, कोई हाकिम, रोबदार और दिलकश। मुलाजिम मत कहो, हदीर ने भाई की तरह रखा हुआ है। हदीर ने भाई की तरह रखा है। उनका अपना घर भी है, इतना प्यारा, लेकिन
लेकिन फिर भी वो हदीर के लिए यहाँ रहते हैं। अदब भाई की मदर की डेथ तो उनके पैदा होने पर ही हो गई थी। जब वो 12 साल के थे उनके बाबा की भी डेथ हो गई। आगा जान का बहुत करीबी बंदा था उनका वालिद। तो आगा जान ने अदब भाई को मुँह बिला बेटा बना दिया। दावर भाई और अदब भाई एज फेलोज़ हैं, मगर शुरू से ही अदब भाई हदीर के करीब रहे। उनके जवाब होने तक तो उनका वफादार बाजू बन गए। हर काम, हर जगह, हर मामले को हदीर उनके हवाले करते हैं। उनकी शख्सियत सारी हदीर का अक्स है। उनकी ऐसी शख्सियत बनाने वाले हदीर ही हैं। उनके लिए वो भाई जैसे हैं। प्रिहान ने तफसील से आगाह किया। रीमा की आंखों में सताइश उभरी। अच्छा, तो फिर ये खान साहब अब मेरी नज़र में आ गए। जाने नहीं देने वाली मैं, रीमा टांग झुलाती मकदूर अंदाज में बोली। प्रिहान महजूज हो रही थी। तुम्हें क्या हुआ छोटी सी गुड़िया? मिरहा की तवज्जो पूर्वा पर गई जो अभी तक परेशान थी। ईसा जी मुझसे नाराज़ होकर आयरा के फ्रेंड बन गए हैं। पूर्वा रोनी सूरत बनाकर बोली। मिरहा और रीमा ने बमुश्किल कहका दबाया। प्रिहान मुस्कुराई। ओ मेरा ट्वीटी, परेशान क्यों हो? जाकर पूछ लो। बल्कि ऐसा करो, लड़ाई करो और कह दो कि तुम भी नाराज़ हो जाओगी। प्रिहान ने उसके गाल खींचते मशवरा दिया। गोद में सोता रियाज उसके बाजू हटाने पर कसमस आया तो वो सीधी हुई। इसे देखो ज़रा, इसके तो नखरे हर दिन बढ़ रहे हैं। मेरी गोद में नींद करता है या बाप के सीने पर? नीचे सुलाओ तो टांगे मारता है। प्रिहान ने घूर कर रियाज को देखते हुए बताया। मिरहा और रीमा तो उसके सुर्ख गालों को सहलाती छेड़ रही थी। वो नींद के मामले में भी पूर्वा के ही जैसा था, मज़े से सो रहा था। पूर्वा उठकर वहाँ से खिसक कर बाहर जा चुकी थी। छोटी बेगम, आपको खानज़ादा साहब बुला रहे हैं। मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आती प्रिहान को इत्तला देने लगी। वो गहरी सांस भरकर रह गई। आज लगता है आपके खानज़ादा साहब का दिल नहीं लग रहा। अभी तो शाम ढली है। मेरा रीमा की शोखियों और छेड़छाड़ पर वो शर्म से गुलाबी होती उठी। ऐसा नहीं है, बस ये रियाज को। वो वजाहत देती उनके हंसने पर मुंह बनाकर कमरे से निकली तो वो दोनों हंसती हुई बातों में लग गईं। प्रिहान कमरे में जाते ही खानज़ादा को घूरने लगी, जो सोने से पहले भी परफ्यूम की शीशी खुद पर अंडेल कर सोता था, और उसके यूं घूरने पर वो चौंका। आपको पता भी है हम फ्रेंड्स इतने अरसे बाद मिले हैं। रात को देर तक बातें करनी थी, आपने बुलावा भेज दिया। वो बेड पर बैठकर रियाज को ब्लैंकेट से ढकती नाराज़गी से बोली तो वो हंस पड़ा। मैं जानता हूँ, और मुझे पता था कि रियाज की वजह से तंगी होगी, तो मैंने बस रियाज को लाने का कहा था। पता नहीं संदल ने जाकर क्या कह दिया। वो मुस्कुराहट दबाकर बात बनाने लगा। प्रिहान ने और ज़्यादा मुंह फुला लिया। यानी बेटे की याद आई थी, बीवी की नहीं। आप क्यों मुंह बनाकर बैठी हो? बता तो रहा हूँ ना, मैंने नहीं बुलवाया। वो रियाज को उसकी गोद से लेकर उसकी जगह सुलाता नरमी से बोल रहा था। तो मैं वापस चली जाती हूँ। वो दोनों जाग रही हैं अभी भी। वो ब्लैंकेट हटाकर बाकायदा उठकर जाने लगी जब वो बेसाख्ता उसका हाथ पकड़ गया। वापस जाओगी, कितना बुरा लगेगा। फ्रेंड्स क्या सोचेंगी? हस्बैंड ने निकाल दिया रूम से। उसे डरावा देता वो अपनी तरफ खींच गया। प्रिहान उसके सीने पर हाथ रखकर संभली। वो उसके गिर्द बाजू का हिसार बना गया। नहीं कहेंगी, मैं कह दूंगी मेरे हस्बैंड को अपना बेटा चाहिए था बस। वो उसी के अल्फाज लौटाती उसे जता कर बोली तो खानज़ादा ने कहका लगाया। मैंने कब कहा बीवी नहीं चाहिए? मेरी बीवी को क्या पता मुझे वो कितनी अजीज़ है। मुझे तो हर वक्त अपने सामने चाहिए वो। उसके बाल संवारता वो दिलकश लहजे में बोला। वो यकटुक उसे देखने लगी। वो साहिर था जो हर बार अपने अल्फाज और लहजे से उसे बांध लेता, और उसका यूं खो जाना महसूस करके उसके रुखसारों पर वो अपना लम्स बखेरता गया। उसे दुनिया भुला देती थी प्रिहान। मोहब्बत थी और शदीद हो रही थी मोहब्बत। वो समझ नहीं पाता था उसमें ऐसा क्या ख़ास है जो खानज़ादा को हर बार खसूसी तौर पर मुतवज्जो कर देता था। उसे खुद से लगाए वो दुनिया जहान के हर गम से आज़ाद हो गया। हदीर, अदब भाई ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अचानक ख्याल आने पर वो उसके सीने पर हाथ जमाकर दूर होती पूछने लगी। तुम्हें क्या करना है अदब खान का? ये उसका पर्सनल मैटर है। खानज़ादा ने घूर कर उसे देखते टोका। प्रिहान तो उसकी नाराज़गी पर हवन्नक सी बन गई। बस एक बात पूछिए, इतना बिगड़ क्यों गए हैं? वो हैरत से बोलती उसे देखने लगी। तुम मुझ पर तवज्जो दिया करो, मुझे सोचो और मेरी बात करो। हर वक्त यहाँ वहाँ की खबरें रखती हो। वो उसका नाक दबाकर खफगी से जता रहा था। प्रिहान तो अदब खान की बात करके ही पछताई। जब से सरदार बने हैं वैसे भी दिमाग ख़राब हो चुका है आपका। प्रिहान करवट बदलकर हाथ झुलाकर बोलती उसे हंसने पर मजबूर कर गई। और तुम जब से सरदार की बीवी बनी हो पूरे ज़माने का ठेका ले लिया। लगता है अब अदब खान की शादी की ठान चुकी हो तुम। अल्लाह ही उसके हाल पर रहम करे। वो हंसकर वही प्रिहान का हाथ थामकर नरमी से चूमते हुए बोला। वो रीमा का सोचकर पुरजोश हुई। हदीर, आपको पता है कि रहम? वो पलटने लगी मगर उसकी पुछ सीने से लगा था वो उसे खुद में भींच गया। प्रिहान, मुझे कुछ नहीं जानना अभी। आज सिर्फ अपनी बात करो। कुछ नहीं है तो चुप रहो। कभी कभी सिर्फ तुम्हें देखना और महसूस करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुम सो जाओ, कल बहुत बिजी दिन होगा। नरमी से उसके गिर्द बाजू फैलाते वो बोला तो प्रिहान ने जिद किए बिना मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली।
ईसा मोबाइल कान से लगाए वॉक करता आयरा को सुन रहा था। मैंने सोचा था डिवोर्स ले लूंगी, लेकिन अगर ये करती तो कोई गारंटी नहीं थी कि सुकून मिल जाता। मैं शायद कहीं की ना रहती। उन्होंने शादी के बाद बहुत ख्याल रखा था, मेरी हर कमी हर खामी को कबूल किया। मुझे ऐसे रखा जैसे मैं कोई कीमती कांच की शहजादी हूँ। उनकी हरकत काबिल माफ़ी नहीं थी और मैंने माफ़ करके उन्हें ख़रीद लिया। अब वो सारी उम्र मुझसे एक कदम पीछे रहेंगे, मेरे एहसानमंद रहेंगे। अब पहले से ज़्यादा ख्याल रखते हैं मेरा और पहले से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। उनका इलाज करवाने के लिए लंदन आए हुए हैं हम। अब वो शर्मिंदा हैं ईसा, वो पूर्वा से और आपसे भी माफ़ी मांगना चाहते हैं। आयरा की बात पर वो नफ़ी में सर हिला गया। उसे माफ़ी नहीं चाहिए थी। तुमने अच्छा किया, माफ़ कर दिया। अब वो सुधर गया है। तुम छोड़ जाती तो शायद मज़ीद बिगड़ जाता। इस दुनिया में सुकून बहुत कीमती है। तुमने अच्छा सौदा किया, लेकिन उससे कह देना मेरे या पूर्वा के सामने कभी ना आए। मेरी माफ़ी यही है कि आज के बाद किसी की बेटी पर बुरी आंख ना डाले। तो अच्छा सुनो, खुश रहो, बहुत देर हो गई, अब मैं कॉल बंद करता हूँ। ईसा ने पूर्वा को आते देख लबों पर दिल फरेब मुस्कान सजाए का। काफ़ी देर से माफ़ी तलाफ़ी और हाल अहवाल हो रहे थे। अब सामने पूर्वा आ गई थी। अब बोलना कहाँ याद रहना था। आयरा थैंक्स बोलकर कॉल कट कर गई। वो जानबूझकर मोबाइल पर नज़र जमाए मसरूफ़ हुआ। पूर्वा कुछ फासले पर रुककर उसे मुतज़ब्ज़ब नज़रों से देखती। उसकी बेरुखी पर आंखें भर भर आ रही थी उसकी। अब जो उसने तवज्जो की आदत डाल दी थी उस पर वो ऐसे इग्नोर करना पूर्वा को जालिम तरीन अमल लगा था उसका। वो पलट कर जाने लगी जब ईसा तेज़ी से उस तक पहुंचा और उसकी कलाई थाम कर अपनी तरफ खींचा। आज ये चालाक बिल्ली यहाँ कैसे? वो उसके गिर्द बाजू बांध कर उसके चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला, आपने आयरा से फ्रेंडशिप कर ली है, मुझे डांटते हैं। वो बगैर किसी तमहीद के डायरेक्ट शिकवा करती भीगी आंखें रगड़ने लगी। ईसा का उसकी इस अदा पर दिल कलाबाजियाँ खाने लगा। यानी वो खुद इग्नोर करे, दूर रहे तो खैर, मगर ईसा उसका रहे। वाह वाह, तुमने मुझसे फ्रेंडशिप ख़त्म की, यहाँ आकर मुझे भूल गई। तो मैंने सोचा कोई और फ्रेंड बना लूँ। वो शरारत से बोलता सर्दी से सुर्ख होते गाल छूकर बोला उसके। पूर्वा उसकी बात पर थोड़ी रुकी। इल्ज़ाम खुद पर आ रहा था। आगे झगड़े की वजह समझ नहीं आई। आपने मुझे इतना डांटा आज सुबह मोरे और जरशा आपी के सामने। वो ढूंढ कर उसकी गलती सामने ले ही आई। ईसा ने हंसी दबाई। वो सर्दी में ठिठुरती यहाँ गिले शिकवे करने आई थी। वो सर्दी में ठिठुरती यहाँ गिले शिकवे करने आई थी और तर्स खा जाने की बजाय वो मज़े ले रहा था। मोहब्बत हो तो पूर्वा जैसी। वो गैर महसूस अंदाज से अपनी शॉल उसके गिर्द फैलाकर उसे अपने हिसार में छुपा गया। तो कैसे ना डांटूं? जाने कब मेरी मोरे से इतनी दोस्ती कर ली। वो तो सारा दिन वो तो सारा दूध तुम्हें बनाकर पिला देती हैं और मेरी चालाक बिल्ली मेरे पास आने से तुम्हें तकलीफ़ होती है। दूध पीने सुबह शाम आ जाती हो। वो हंसी दबाने के चक्कर में सुर्ख हो रहा था। पूर्वा मुंह खोले सुनती रही। यानी गलती यहाँ भी उसकी निकली। परेशानी से सर हिलाया, आंखों में आंसू भी खुश्क हो गए। बात खत्म हुई तो वापस जाने के लिए ईसा के बाजू खुद पर से हटाने लगी। अब दूध नहीं पीऊँगी और अब एक वक्त दूध पीने आऊँगी और आप किसी और से फ्रेंडशिप नहीं करना। वो उंगली उठाकर समझाती जोतेबाजी कर रही थी। उसकी मासूमियत पर ईसा का जी चाहा अपनी जान कुर्बान कर दे। इतना प्यारा सौदा और ऐसा हसीन सौदागर। ईसा जी, ठंड लग रही है। ईसा को वैसे ही जमा देख वो बेचारगी से बोली, पूर्वा जी आज मेरे साथ रूम में चलो, मुझे अकेले डर लगता है। वो उससे ज़्यादा बेचारगी से बोला, डर लगता है आपको? वो हैरान हुई, परेशान भी हुई। डर तो वो भी जाती थी। हाँ ना, नींद नहीं आती फिर। बस तुम मुझे सुला दोगी तो चली जाना, ज़रा सहारा हो जाएगा। वो मासूमियत की हद कर रहा था, जाल फैला रहा था। पूर्वा जाल में फंस गई मगर फिक्रमंद हुई। कुछ सोचा और सर हिला दिया। ठीक है, आप सो जाएंगे तो मोरे गुल के पास चली जाऊंगी मैं आप पर फातिहा पढ़ूंगी, डर नहीं लगेगा। वो नरमी से बोली तो ईसा बौखलाया। मरे हुए पर फातिहा पढ़ती हैं पूर्वा? तुम बस ये तकलीफ मत उठाना, रात के वक्त ऐसी बातें तो मत करो यार। ईसा का तो दिल ही डूब गया। पूर्वा गड़बड़ा गई। मगर मोरे गुल वो दरूद शरीफ पढ़ती होंगी ना, आयतल कुर्सी पढ़ती होंगी। तुम तो डायरेक्ट फातिहा पर आ गई। वो घबरा कर वजाहत देने लगी जब ईसा ने उसकी बात काट कर उसे समझाया। गर्म हाथों में उसके मुलायम सर्द हाथ थामे और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। पूर्वा उसकी बात पर सर हिला गई। दिल में सोच लिया जितना कुछ जुबानी याद है सब पढ़कर फूंक देगी। अगर वो डरता है तो ऐसा ना हो कि पूर्वा को ही डरा दे। उसका सहारा तो बन रही थी मगर दिल में खुद भी डरने लगी। उसके कमरे में पहुंची तो हीटर से गर्म हुआ माहौल। नरम गरम बिस्तर पर लेटते ही पूर्वा को याद नहीं रहा कि कोई ईसा भी था जो डरा हुआ था। ईसा उसे सही से सुलाकर उस पर ब्लैंकेट डालता मुस्कुरा रहा था। झुककर पेशानी पर लब रखे और उसे अपने हिसार में लिया। उसका बस चलता तो इस कैद से पूर्वा को कभी भी एक लम्हे के लिए भी आज़ाद ना करता।